चलिए फिर से स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है और घंटी भी बजा दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, समझिएगा। वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखिएगा थोड़ा सा परेशानी होगा, समझने में दिक्कत हो सकता है। तो हम आपको बोर्ड पर्पस से, बोर्ड उद्देश्य से हम बताने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से बताने जा रहे हैं। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले सॉलिड स्टेट आपको पता है कि जिसमें वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ये हो गया सॉलिड स्टेट। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड का टाइप्स। आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, क्रास्टेलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड। क्रास्टेलाइन का डिफिनीशन हम बता रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। क्रास्टेलाइन क्या होता है कि द एटम मोलिक्यूल और आयंस आर अरेंज इन रेगुलर मैनर। और एमरफस में क्या होता है कि एटम मोलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज इन रेगुलर मैनर, यानी कि अणु आयन की सजावट एक ही दिशा में होता है, रेगुलर मैनर में होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिसका सजावट एक दिशा में नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, समझिएगा अच्छा से। अब इसके बाद है यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल होता है द क्रिस्टल विच रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जालक की बार बार पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट होने की क्रिया क्या कहलाती है? यूनिट सेल यानी इकाई सेल कहलाती है। इकाई सेल का 3 टाइप्स होता है, समझिएगा। इकाई सेल का 3 टाइप्स, पहला है एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड सेल और क्यूबिक, तीसरा है एफसीसी फेस सेंटर्ड सेल और क्यूबिक। एससीसी यानी साधारण घन, बीसीसी यानी बॉडी केंद्रक या अंतः केंद्रक, एफसीसी सतह केंद्रक या फलन केंद्रक। तो आप ये इसका वीडियो जो है आप पूरा अंत तक देखिएगा। आपको अब बताने जा रहे हैं फिगर सहित। नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितना होता है, बॉडी सेंटर कितना होता है, फेस सेंटर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखते हैं यूनिट सेल। आप लोग साथ में ही नोट करते चलिएगा। यूनिट सेल, द क्रिस्टल विच रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये क्या कहलाता है? यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका क्या होता है? जालक की बार बार पुनरावृत्ति होने की क्रिया एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका जो होता है ये इसका 3 टाइप्स होता है, समझिएगा। एकक कोष्ठिका को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एससीसी का पूरा नाम सिंपल क्यूबिक सेल, कोई दिक्कत। दूसरा है बीसीसी, दूसरा क्या है? बीसीसी का पूरा नाम बॉडी सेंटर्ड सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं। तीसरा जो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तीसरा है एफसीसी, समझिएगा। तीसरा क्या है? एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहिए। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। अब सिंपल क्यूबिक क्या होता है? तो क्यूब आप लोग जानते होइएगा, क्यूब का मतलब घन होता है। आप लोग देखे होइएगा, पहले से भी जानते होइएगा कि ये घन है। घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब। एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, समझिएगा। अब ये सिंपल क्यूब है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कि यानी कोना पर कितना एटम है, कोना पर कितना परमाणु उपस्थित है, यानी कि जितना कोना होगा उतना ही एटम होगा, तो ये 8 होगा। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर एटम कितना हो गया? 8। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फेसेज, सतहों की संख्या क्या होगा, तो सतह क्या होगा? चारों साइड का 4 होगा, एक आगे का एक पीछे का। तो नंबर ऑफ फेसेज यानी सतहों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, समझिएगा। जैसे इस रूम को लेकर के आप समझिए कि रूम के चारों साइड का 4 हुआ,
एक ऊपर और एक नीचे, टोटल कितना सतह, 6 सतह हुआ। समझिएगा, अच्छा से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये तो सिंपल क्यूब के लिए हुआ। अब बीसीसी के लिए हम लोग देखते हैं। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड सेल। समझिएगा, पहले एक क्यूब बनाना है। क्यूब के बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होने के कारण इसे 3D कहते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है ये? 3D स्ट्रक्चर है, 3 विमीय संरचना है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, समझिएगा यहाँ से देखिएगा, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, इसमें भी कोना कितना होगा, 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा, 8 होगा। नंबर ऑफ फेसेज, फेस कितना होगा, इसमें भी 6 होगा। समझिएगा, अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ बॉडी सेंटर या फेस सेंटर, तो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इसमें कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये सिंपल क्यूब है, इसमें ना बॉडी सेंटर होगा ना फेस सेंटर होगा। यानी कि ऐसे याद रखना है कि जो नाम है इसका वो तो होगा ही। जैसे बॉडी सेंटर है तो इसमें बॉडी सेंटर होगा, ये फेस सेंटर है तो इसमें फेस सेंटर होगा। लेकिन ध्यान रहे कि बॉडी सेंटर में फेस सेंटर नहीं होगा और फेस सेंटर में बॉडी सेंटर नहीं होगा। अब बात यहाँ पर यह है कि ये पूरा एक बॉडी है, समझिएगा, पूरा एक बॉडी है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में होगा। कहीं भी पूरा एक बॉडी है तो इसका सेंटर बीच में होगा। कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पर होगा। ये इसी को हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर कहेंगे। बॉडी सेंटर, अंतः केंद्रक या बॉडी केंद्रक। इस पूरे एक बॉडी है, एक बॉडी, तो बॉडी सेंटर भी एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होगा, इसमें 1 होगा। समझिएगा, इसमें फेस सेंटर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ फेस सेंटर इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेस सेंटर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बॉडी सेंटर में फेस सेंटर नहीं होगा। तीसरा है फेस सेंटर्ड सेल और क्यूबिक। समझिएगा, तीसरा क्या है, तीसरा फेस सेंटर्ड सेल और क्यूबिक। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे। समझिएगा, एक क्यूब बना लिए, इसके बाद इसमें भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फेस सेंटर कितना होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर एटम। इसमें भी कोना 8, इसमें भी कोना 8 और इसमें भी कोना कितना होगा, 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कॉर्नर एटम कोना पर कितना परमाणु होगा, 8 होगा। इसमें भी 8 होगा और यहाँ भी कोना 8 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फेसेज, इसमें 6 है, इसमें भी नंबर ऑफ फेस 6 है, इसमें भी नंबर ऑफ फेस कितना होगा, 6 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, समझिएगा, बॉडी सेंटर में एक बॉडी सेंटर था, तो फेस सेंटर में बॉडी सेंटर होगा, तो ध्यान रहे यहाँ नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। समझिएगा, यानी अभी बताए हैं कि बीसीसी बॉडी सेंटर में बॉडी सेंटर ही होगा, फेस सेंटर नहीं होगा, और फेस सेंटर में फेस सेंटर होगा, बॉडी सेंटर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर क्या हो जाएगा, इसमें एफसीसी में 0 होगा। नंबर ऑफ फेस सेंटर, समझिएगा, फेस कितना है, 6, तो फेस सेंटर भी 6 होगा। जैसे यहाँ बॉडी 1 था तो बॉडी सेंटर 1, यहाँ पर फेस 6 है तो फेस सेंटर कितना होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत इसमें, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं लैटिक्स पैरामीटर। लैटिक्स पैरामीटर क्या होता है, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम जो है ये निकालना सिखाएंगे। किसी भी टोटल नंबर ऑफ एटम इन एन यूनिट सेल, इकाई सेल में नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या निकालना बताएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत, इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जो है लैटिक्स पैरामीटर, लैटिक्स पैरामीटर क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा जो कोण बनता है उसी को हम लोग लैटिक्स पैरामीटर कहते हैं। तो एक 3 डायमेंशन फिगर से हम लोग समझेंगे। क्यूब जानते हैं कि ऑल साइड्स जो होता है इसमें इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब।
क्यूब कहिए या सिंपल क्यूब कहिए, समझिएगा अच्छा से, क्यूब या सिंपल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैटिक्स पैरामीटर। लैटिक्स पैरामीटर, लैटिक्स पैरामीटर क्या होता है तो समझिएगा, हम लोग फिगर में आसानी से समझ जाएंगे। तो 3 डायमेंशन पहले हम लोग क्यूब बना लेंगे, एक घन बना लेंगे। घन में जो एंगल बनता है, समझिएगा, घन में जो एंगल बनता है यानी एक्स एक्सिस है, ऊपर में वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है, समझिएगा। तो एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच हम कोण मान लेते हैं अल्फा, समझिएगा। एक्स और वाई के बीच अल्फा कोण मान लिए, वाई और जेड के बीच हम बीटा कोण मान लिए, जेड और एक्स के बीच हम गामा कोण मान लिए, समझिएगा। और इसका साइड है, साइड ए मान लेते हैं, एज दूरी, ए किनारे की लंबाई, ए क्या है, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई क्या कहेंगे इसको, एज लेंथ कहेंगे, EDGE, एज लेंथ। और अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा जो है ये कोण है, एंगल है। अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल है, एंगल यानी कोण है। तो कोण किसके किसके बीच है, तो हम आपको बताएं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच बना अल्फा कोण, वाई जेड के बीच बना बीटा कोण और जेड एक्स के बीच बना गामा कोण, यही लैटिक्स पैरामीटर कहलाता है। क्या लिखेंगे इसको कि एक्स और एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच कौन सा कोण, अल्फा। उसके बाद वाई और जेड के बीच, वाई एंड जेड के बीच बना बीटा कोण, और जेड और एक्स के बीच, जेड एंड एक्स के बीच बना गामा कोण। यही सब क्या कहलाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, लैटिक्स पैरामीटर कहेंगे, समझिएगा। क्या कहेंगे, लैटिक्स पैरामीटर कहेंगे। फिर एक और क्वेश्चन है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा बीटा गामा हम एंगल मान लिए। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एंगल अल्फ़ा का मान कितना होगा, बीटा का मान कितना होगा और गामा का मान कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा। ये तो समझ में आ गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि घन के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो कोण भी बराबर होंगे, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होंगे, समझिएगा। भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछा जाए, पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि द रिलेशन एमोंग एंगल अल्फा बीटा गामा, एंगल अल्फा बीटा गामा इन क्यूब, यानी कि घन में अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या है, समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये कितने डिग्री का कोण बनाया, तो अल्फा 90 डिग्री, समझिएगा, अल्फा 90 डिग्री। फिर ये बीटा कितने डिग्री का बनाएगा और गामा कितने डिग्री का बनाएगा, तो समझिएगा। पहले यहाँ पर हम इतना बता रहे हैं कि अल्फा भी 90, बीटा भी 90 और गामा भी 90 डिग्री का बनाएगा। अब ये बनाएगा कैसे, तो समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस है, तो ऐसा समझिएगा कि ये एक्स एक्सिस है, ऊपर में ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जो ऐसे है ये आप लोगों के इधर है, ये बाहर की ओर है, समझिएगा। जेड एक्सिस जो है ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर हम तो लाइन नहीं खींच सकते हैं, इसलिए ये बाहर की ओर जो लाइनिंग है इसको हम ऐसे करके दिखाए हैं, क्योंकि 3D दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोर्ड पे। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस हमेशा आगे की ओर होता है, तो एक्स और वाई के बीच अल्फ़ा ये भी 90 होगा, वाई और जेड के बीच ये बीटा है ये भी 90 होगा, और जेड एक्स के बीच ये गामा है ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि तीनों एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, समझिएगा। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 होगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू गामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और करके लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों कितना इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल टू। कोई दिक्कत इसमें, ये समझ में आसानी से आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध
साधारण घन में क्या होता है, तो कहिएगा अल्फा भी 90, बीटा भी 90, गामा भी 90, यानी तीनों 90 होगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। साधारण घनों के लिए निम्न में से अल्फा बीटा गामा में संबंध कौन सही है। ऑब्जेक्टिव समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आप लोग साथ में ही नोट करते चलिएगा। फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट फॉर एंगल अल्फा बीटा गामा इन सिंपल क्यूब यानी SCC। कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट होगा, तो पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे, समझिएगा अच्छा से। ऑप्शन ए में है अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ऑप्शन बी है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। सी है बोथ और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा इसमें कहा जा रहा है, आप लोग हिंदी में भी नोट करते चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर एंगल अल्फा बीटा गामा इन सिंपल क्यूबिक सेल, यानी कि निम्न में से अल्फा बीटा गामा में संबंध साधारण घन के लिए कौन सही है। तो अभी आप ऊपर में देखें कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी ऑप्शन बी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक चीज़ और अब समझा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नोट कर लिए तो इसको हम आगे मिटाते भी हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर वाला को हम हटा देते हैं। समझिएगा, ध्यान देना है। ये तो आपका एंगल हो गया। अब हम लोग एज लेंथ देखेंगे। समझिएगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन एमोंग एज लेंथ यानी किनारे की लंबाई। ए तीनों तो सेम होता है, हम डिफरेंट मान लेते हैं, ABC करके मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द रिलेशन एमोंग एज लेंथ ABC इन SCC सिंपल क्यूबिक सेल। तो समझिएगा, हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा कि किनारे की लंबाई ABC में संबंध निम्न में से कौन सही है। तो समझिएगा, पहले A इक्वल टू B इक्वल टू C, B का होगा A नॉट इक्वल टू B इक्वल टू C ऑप्शन A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और D में क्या होगा, नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि घन के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब। घन के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं, यानी जितना A होगा उतना ही B होगा और उतना ही C होगा। तो A इक्वल टू B इक्वल टू C, कोई दिक्कत इसमें, A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन A सही होगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C। ऑल साइड्स आर इक्वल, घन के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, तो भुजा बराबर होते हैं तो कोण भी बराबर होंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो ये साधारण घन आप लोग देख लिए हैं। साधारण घन में हम आपको बताए हैं अल्फा बीटा गामा कोण में रिलेशन और ABC एज लेंथ में रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल में रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। समझिएगा, मिटा दिया जाए इसको। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े। अब समझिएगा, अब यही रिलेशन जो है अल्फा बीटा गामा एंगल में रिलेशन और एज लेंथ ABC में रिलेशन हम देखेंगे, और ये देखना है हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल क्या होता है आप लोग जानते होइएगा, हेक्सागोनल नाम से ही लग रहा है ये षष्ठकोणीय होता है, 6 कोण वाला होता है। हेक्सा मतलब 6, तो हेक्सागोनल समझिएगा। हम फिगर बताते हैं आपको। तो सेकंड क्या है, हेक्सागोनल यानी क्या कहेंगे इसको हिंदी में, षष्ठकोणीय, 6 कोण वाला। ध्यान दीजिएगा, षष्ठकोणीय 6 कोण वाला। तो ये षष्ठकोणीय का फिगर इस टाइप का बनेगा। आप लोग देखिए, साथ में ही बनाते चलिए और अच्छा रहेगा। इस टाइप का बनेगा फिगर, इस टाइप का षष्ठकोणीय।
यानी 6 कोण वाला है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड भी है इसमें। अब हम डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को b मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस है इसको c मान लेते हैं। ये एज लेंथ ABC है, समझिएगा। अब इसमें कोण भी मान लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ये कोण अल्फ़ा, इस कोण को बीटा मान लेते हैं और इस कोण को गामा मान लेते हैं, समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हेक्सागोनल ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें अगर पूछा जाए कि अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, किसके किसके बीच। तो हम क्वेश्चन भी आपको बताते चलेंगे साथ में। पहले देखिए, पहला समझिएगा, रिलेशन एमोंग अल्फ़ा बीटा गामा इन हेक्सागोनल, किसमें, हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल यानी षष्ठकोणीय में। तो षष्ठकोणीय में अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए समझिएगा, अल्फ़ा जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा 90 डिग्री होगा। अल्फ़ा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बीटा कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर बीटा देख लीजिए। देखिए बीटा भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, समझ लीजिए। ये प्लेन ऑन पेपर है, प्लेन पे है। हेक्सागोनल किस पर है, प्लेन पे है। तो प्लेन पे जितना भी लाइनिंग ऊपर से डालेंगे ये परपेंडिकुलर होता है, ये लंबवत लाइनिंग होगा। तो अल्फ़ा भी 90, बीटा भी 90। लेकिन गामा आप देख लीजिए यहाँ कितने डिग्री का बनाएगा, ध्यान रहे, गामा 120 डिग्री बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इतना पोजीशन को हम काट के साइड कर लेते हैं। ये पोजीशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस पोजीशन को हम काट करके साइड कर लिए, ये गामा है। तो आप पहले से भी जानते होइएगा कि यहाँ गामा कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का बनाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ से रिलेशन क्या आया कि अल्फ़ा बीटा जो है ये दोनों बराबर है, लेकिन गामा बराबर नहीं है। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, यही एक रिलेशन आया। कोई दिक्कत। हेक्सागोनल में अल्फ़ा बीटा बराबर गामा बराबर नहीं होता है। अब दूसरा नंबर समझिएगा, अब दूसरा रिलेशन बताते हैं। ये तो हो गया अल्फ़ा बीटा गामा एंगल का रिलेशन। अब बता रहे हैं रिलेशन एमोंग एज लेंथ। क्या, एज लेंथ। एज लेंथ क्या है, ABC इन हेक्सागोनल षष्ठकोणीय। हेक्सागोनल को क्या कहते हैं, षष्ठकोणीय में। ध्यान दीजिएगा, षष्ठकोणीय में ABC में संबंध क्या है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जितना A डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस से ये B है। तो A इक्वल B हो जाएगा, जितना A डिस्टेंस उतना ही B। लेकिन ये C बड़ा है तो A B इक्वल होगा, लेकिन C इक्वल नहीं होगा। तो नॉट इक्वल टू C, A इक्वल B बट नॉट इक्वल C। यही रिलेशन आया, यही ABC, यही एच दूरी, यही किनारे की लंबाई में रिलेशन आया, संबंध आया। कोई दिक्कत इसमें। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिलेशन एमोंग अल्फ़ा बीटा गामा इन हेक्सागोनल। तो ऑप्शन आपके सामने है, इस तरह से लिख दीजिएगा। या ऐसे भी ऑप्शन दो टाइप से भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दे दे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। तो ये रिलेशन जो है समझिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा जो है एंगल के रिलेशन के लिए ये सही है। और किसी ऑप्शन में अगर आप देखते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री या बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री, इस टाइप का भी ऑप्शन रहे तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन में अगर ये दिया रहे तो ये भी सही है। तो कोई दिक्कत इसमें। षष्ठकोणीय भी हम लोग देख लिए। अब समझिएगा, अब जो है इसके आगे हम एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिएगा। ध्यान क्या देना है कि अब जो है समझिएगा, अब जो है हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या कैसे निकाला जाता है। एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या।
अब समझिएगा अच्छा से। एकक कोष्ठिका में हम क्या बताए थे कि इसका 3 टाइप्स होता है। पहला है एससीसी, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा है बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, और तीसरा है एफसीसी। समझिएगा तीसरा क्या है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अभी आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कि एससीसी तो सिंपल क्यूब है, साधारण घन है, इसमें नहीं बॉडी सेंटर होगा नहीं फेस सेंटर होगा। समझिएगा एन आई जो होता है, समझिएगा एन आई जो होता है इसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर। एन आई किस चीज़ को डिनोट करता है, बॉडी सेंटर। उसके बाद एन एफ किसको डिनोट करता है, एन एफ, एफ मतलब फेस सेंटर, फेस सेंटर। और एन सी क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम। समझिएगा ये बॉडी केंद्रक एन आई डिनोट करता है, एन एफ जो है फेस सेंटर है, एन सी है नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, कोने पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें। बॉडी सेंटर समझिएगा ये पूरा एक बॉडी है, इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में होगा बॉडी सेंटर। एफसीसी फेस सेंटर, यानी जितना फेस होगा उतना सेंटर। तो 1 2 3 4 5 6 चारों साइड का 4, एक आगे का और एक पीछे का। तो अब इसमें समझना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने का। टोटल नंबर ऑफ एटम, कुल परमाणु की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है एन बराबर, समझिएगा एन बराबर एन आई प्लस एन एफ बाई 2 प्लस एन सी बाई 8। याद रखिएगा एन बराबर एन आई प्लस एन एफ बाई 2 प्लस एन सी बाई 8 होता है। समझिएगा हम बारी बारी से तीनों का निकाल करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एससीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आता है, 1 आता है, बीसीसी में 2 आएगा और एफसीसी में 4 आएगा। समझिएगा कुल परमाणु की संख्या एकक कोष्ठिका यानी एससीसी एकक कोष्ठिका में 1 होगा, कुल परमाणु की संख्या बीसीसी में 2 होगा, कुल परमाणु की संख्या एफसीसी में 4 होगा। इस पर क्वेश्चन भी रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हम आपको बताने जा रहे हैं, इस फॉर्मूला पे बैठेगा। समझिएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहला है एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल में आप बताइए कि यहाँ पर एन आई कितना होगा। एन आई यानी बॉडी सेंटर। अभी हम तुरंत बताए हैं आपको कि सिंपल क्यूब में बॉडी सेंटर नहीं होता है, एन आई नहीं होगा, तो एन आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए एन एफ, एन एफ क्या है, फेस सेंटर, यानी कि एससीसी में फेस सेंटर नहीं होगा, यानी 0 हो जाएगा। अब एन सी मतलब कॉर्नर एटम। समझिएगा कोने पर उपस्थित परमाणु की संख्या। तो जितना भी घन आप देख रहे हैं सब में कोना कितना होता है, 8 होता है। एससीसी में भी 8, बीसीसी में भी 8 और एफसीसी में भी 8 होता है, यानी एनसी तीनों के लिए बराबर होगा। तो एनसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझिएगा अच्छा से। अब इस फॉर्मूला पे इसको सेटिंग करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या। समझिएगा तो कुल परमाणु की संख्या सबसे पहले वैल्यू किसका डालेंगे, आप देख लीजिएगा यहाँ एन बराबर, समझिएगा यहाँ पर एन आई है, तो एन आई कितना डालेंगे, 0 प्लस एन एफ, एन एफ यहाँ पर देख रहे हैं एन एफ बाई 2, तो एन एफ की जगह पे क्या डालेंगे, 0 0 बाई 2 प्लस एन सी बाई 8। एन सी कितना है, 8 बाई 8, ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो समझिएगा 0 प्लस 1 यानी इसका कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। अभी बताए हैं कि एससीसी में कितना आएगा, 1 आएगा। कुल परमाणुओं की संख्या कितना होगा, 1 होगा। अब इसी तरह हम लोग बीसीसी में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह हम लोग बीसीसी में देखते हैं। समझिएगा तो बीसीसी में क्या होगा, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बॉडी सेंटर सेल में जो होगा, अब एन आई एन एफ एन सी का वैल्यू देखेंगे। एन आई कितना होगा, एन एफ कितना होगा और एन सी कितना होगा। तो समझिएगा एन आई नाम है बॉडी सेंटर और एन आई क्या है, यहाँ पर बॉडी सेंटर, तो इसमें एक बॉडी सेंटर होगा। एन एफ क्या है, फेस सेंटर, तो बॉडी सेंटर में फेस सेंटर नहीं होगा, यानी 0। एन सी नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, कोना कितना होगा इसमें, 8 होगा, यानी कि तीनों में कोना 8 होगा। अब इस वैल्यू को इस फार्मूला में डालेंगे।
तो n इक्वल टू एन आई यानी 1 प्लस NF/2 यानी 0/2 प्लस NC/8 यानी 8/8, ये कट के 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझिएगा, अभी बताए हैं कि BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है 2 होता है। अब हम लोग चलेंगे FCC में। समझिएगा FCC में कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है FCC। तो FCC में पहले Ni का वैल्यू देखेंगे। Ni क्या होता है, बॉडी सेंटर। तो आपको हम अभी तुरंत बताएं कि जो नाम होगा वो उसमें होगा। FCC फेस सेंटर है तो इसमें बॉडी सेंटर नहीं होगा, तो 0 हो गया। NF अब यहाँ पर आ गया, F का मतलब फेस सेंटर। तो FCC यानी फेस सेंटर है तो फेस 6 होता है, तो फेस सेंटर भी 6 होगा। NC कॉर्नर एटम, कोना कितना होता है 8 होता है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद आप इस फार्मूला पे सेट कीजिए, n इक्वल टू Ni के जगह पे 0, NF/2 यानी 6/2 प्लस NC/8 यानी 8/8, ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये FCC का कुल परमाणु की संख्या कितना होगा 4 होगा। एक बार और समझ लीजिए आप लोग कि पहले भी बता चुके हैं कि साधारण घन है SCC, BCC बॉडी केंद्रक है या अंतः केंद्रक है, FCC फलन केंद्रक या सतह केंद्रक है। ये फॉर्मूला है। Ni क्या किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो बॉडी सेंटर। NF क्या है फेस सेंटर। NC क्या है नंबर ऑफ कॉर्नर एटम है। बॉडी केंद्रक, सतह केंद्रक और कोने पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, n इक्वल टू Ni प्लस NF/2 प्लस NC/8। Ni बॉडी सेंटर, NF फेस सेंटर, NC कॉर्नर एटम। अब इस पर हम SCC का भी निकाले और BCC का भी निकाले और FCC का निकाले। SCC का कितना आया कुल परमाणु की संख्या 1 आया, BCC का 2 और FCC का 3 आया। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और समझना है इसमें। समझना क्या है कि एक एकक कोष्ठिका जो होता है, यूनिट सेल का एक और हम टाइप्स आपको बताने जा रहे हैं। ये तीनों से हट करके ECC इंड सेंटर्ड सेल या इंड सेंटर्ड क्यूबिक भी हम कहते हैं इसको, तो समझिएगा। तो एक बता देते हैं, तीसरा के बाद चौथा ध्यान दीजिएगा। ECC, इसका रेडियस ये सब नहीं होता है। ECC का पूरा नाम क्या होता है, इंड सेंटर्ड सेल। समझिएगा, अंत केंद्रक। तो इंड जो होगा, समझिएगा अच्छा से ध्यान दीजिएगा इसमें कि इंड सेंटर्ड सेल जो होता है, जैसे हम आपको 3D फिगर में बता रहे हैं, इसका इंड कहाँ होगा, इस फिगर का इंड कहाँ होगा, तो समझिएगा इंड 2 ही जगह पे होगा। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि इस मार्कर का इंड कहाँ पे है, समझिएगा तो इंड कहाँ होगा, ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा। ये इंड पोजीशन है, अंत का पोजीशन है। तो इंड कहाँ होगा, ऊपर में होगा नहीं तो नीचे में होगा। ये दोनों इंड हैं। तो इसमें रेडियस नहीं होता है, ECC का त्रिज्या नहीं होता है। ECC का त्रिज्या यानी रेडियस नहीं होता है, बात समझिएगा। ECC का रेडियस नहीं होता है। अब आप लोग कहिएगा कि सर SCC, BCC और FCC का रेडियस होता है कि नहीं, समझिएगा। तो हम फिलहाल आपको रेडियस लिख देते हैं और इसके बाद ये हम प्रूफ करके भी आप लोगों को बताएंगे कि SCC, BCC और FCC का रेडियस कैसे आया इतना। तो फिलहाल हम इसका रेडियस आप लोगों को बता देते हैं, समझिएगा। SCC का रेडियस जो होता है, SCC का त्रिज्या, अब इसको हम मिटा सकते हैं, मिटा दें इसको। अब समझिएगा, SCC का रेडियस जो होता है R इक्वल टू A/2 होता है, R इक्वल टू A/2 होता है, समझिएगा। BCC का रेडियस R इक्वल टू √3A/4 होता है। FCC का रेडियस R इक्वल टू A/2√2 होता है। अब यहाँ से आप जो है A का वैल्यू निकाल लीजिए, समझिएगा। A इक्वल टू 2R हो जाएगा, यहाँ से A इक्वल टू 4R/√3 होगा। अब यहाँ से A इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा,
ए इक्वल टू 2√2 इंटू आर होगा। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे ए क्या है, आर तो जानते हैं कि आर रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है यानी त्रिज्या है। तो ए क्या है, ए एज दूरी है, एज लेंथ, एज दूरी, एक और नाम है किनारे की लंबाई। एज का मतलब क्या होता है, किनारा, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई। तो ये समझ में आ गया होगा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी के लिए क्या होगा। तो इसका एक न्यूमेरिकल्स भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो न्यूमेरिकल्स किस टाइप का पूछा जाता है समझिएगा। तो रेडियस जो है समझिए, ए दिया रहेगा, एज लेंथ दिया रहेगा और इसका त्रिज्या निकालने के लिए कहा जाएगा, रेडियस निकालने के लिए कहा जाएगा। तो समझिएगा, अगर मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि किसी साधारण घन का एज दूरी 4.2 एंगस्ट्रॉम हो। समझिएगा अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए एससीसी, ध्यान दीजिएगा, साधारण घन एससीसी यानी साधारण घन, साधारण घन की एज दूरी ए बराबर 4.2 एंगस्ट्रॉम है, तो आर बराबर क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दिया हुआ है। तो एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। तो पहले इसको हम चेंज कर लेंगे। ए इक्वल टू 4.2 एंगस्ट्रॉम है, तो मीटर में लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 10 के पावर -10 से, तब ये किस चीज़ में आ गया, ये मीटर में आ गया। अब समझिएगा, साधारण घन की त्रिज्या निकालना है। समझिए, तो साधारण घन की त्रिज्या क्या होता है, a/2 होता है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 10⁻10 मीटर बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 2.1 इंटू 10⁻10 मीटर आंसर। कोई दिक्कत इसमें। अब सेकंड बताते हैं, एससीसी का हो गया, अब बीसीसी के लिए बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, r इक्वल टू a/2 कर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है बीसीसी के लिए बता रहे हैं, बड़ी केंद्रक के लिए, बीसीसी के लिए दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। बीसीसी यानी बड़ी केंद्रक या अंतः केंद्रक, अंतः केंद्रक, अंतः केंद्रक का एज दूरी मान लीजिए कि यही एज दूरी है और आर निकालना, तो बीसीसी की त्रिज्या क्या होती है, बीसीसी की r इक्वल टू √3a/4, √3 का वैल्यू 1.732, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 10⁻10 मीटर बाई 4। अब क्या करना है, इस दोनों को इंटू कर देना है, तो 1.732 इंटू 4.2 बाई 4, दोनों को इंटू करके 4 से डिवाइड कर दीजिए और 10⁻10 मीटर को रहने दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब एक चीज़ समझना है, कहीं कहीं पर आपको नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत, जो जिसका कहे निकालने के लिए बस उसका त्रिज्या लगाइए, निकल जाएगा, r इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए। अब समझिएगा, अब ध्यान देना है, एंगस्ट्रॉम का तो वैल्यू आपको पता है, मीटर सेंटीमीटर में बता दिए। अब आपसे अगर पूछा जाए कि नैनोमीटर और पिकोमीटर, समझिएगा 1 pm, पिकोमीटर, क्या कहेंगे इसको, पिकोमीटर, 1 nm, नैनोमीटर, समझिएगा। तो एंगस्ट्रॉम का वैल्यू तो आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है, एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर, सेंटीमीटर में -8 सेंटीमीटर।
अब देखिए पीएम नरेंद्र मोदी, समझिएगा पीएम नरेंद्र मोदी समझिएगा। पीएम मतलब पिकोमीटर, एन मतलब नैनोमीटर, नरेंद्र मोदी नहीं होता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी याद रखिएगा। तो पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है, समझिएगा। याद रखिएगा 1 पिकोमीटर का वैल्यू 10⁻⁻12 मीटर, 1 नैनोमीटर का वैल्यू 10⁻⁻9 मीटर। ये क्वेश्चन बनाने में काम देगा। तो कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आज का पूरा क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।